नवनियुक्त जिलाधिकारी गाजियाबाद दीपक मीणा विकास भवन में मीडिया बंधु से वार्ता की, जिसमें सभी मीडिया बंधु उपस्थित रहे। इसी बीच सच के कारवा के संपादक पप्पन ठाकुर ने जिला अधिकारी को बुका देकर सम्मानित किया और जिला गाजियाबाद के सभी पत्रकारों से परिचय लेते हुए वार्ता की और गाजियाबाद की सभी समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए सुधार करने का आश्वासन दिया। IIT खड़गपुर से बीटेक किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। अराउंड 1.5 साल के आसपास मैंने टाटा स्टील में वर्क किया है। उसके बाद फिर ये एग्ज़ाम देके यूपी काडर में मैंने सर्विस ज्वाइन की है। मैं इनिशियल सर्विस में जॉइंट मजिस्ट्रेट, मेरी ट्रेनिंग अलीगढ़ में हुई है जो मेरी प्रोबेशन पीरियड था। उसके बाद मैं जॉइंट मजिस्ट्रेट आजमगढ़, सहारनपुर और अलीगढ़ रहा हूँ। CDO में बुलंदशहर, अलीगढ़, आगरा, मैनपुरी और सहारनपुर में रहा हूँ, इसी ऑर्डर में। फिर 2017 से 2.25 साल के आसपास मैं श्रावस्ती ज़िले में ज़िलाधिकारी रहा। 3.25 साल के आसपास फिर मैं सिद्धार्थनगर ज़िले में ज़िलाधिकारी रहा और फिर मेरठ में अराउंड 3.25 साल में ज़िलाधिकारी रहा और मेरा चौथा ज़िला है एज अ ज़िलाधिकारी गाज़ियाबाद का। तो आपको थोड़ी सी डिटेल्स, क्योंकि मुझे भी आपके जनपद के बारे में कुछ पता चल जाएगा, बट ये है कि कम से कम आप लोगों की कुछ क्वेरी जो इनिशियल है या कुछ आप जानना चाहते हैं वो मैं एटलीस्ट बता दूंगा। और बस इसीलिए आपको बुलाया कि एक कर्टसी में कि आप लोगों से एक इंट्रोडक्शन हो जाएगा और क्योंकि आपके सपोर्ट से ही चीज़ों को में आगे और भी गति मिलती है। आप एक तरीके से मीडिया एक तरीके से जैसे कहें कि आई एंड ईयर्स है हर अधिकारी के लिए एक फील्ड में क्या चल रहा है और फील्ड में क्या स्थिति है। मुझे लगता है कि आप लोगों से वो डायरेक्ट फीडबैक भी मिलता है क्योंकि आप जनता के बीच में रहते हैं, क्षेत्र में रहते हैं, डायरेक्टली चीज़ों को कवर करते हैं। तो मेरा हमेशा एक्सपीरियंस, मतलब मैं तो पर्सनली इतने टाइम से फील्ड में हूँ और मेरा एक्सपीरियंस हमेशा बहुत अच्छा रहा है। मेरी जनरली आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि मुझे याद नहीं है कि मैंने कभी किसी भी मीडिया पर्सन को ये बोला होगा कि ये न्यूज़ क्यों चलाइए, ये न्यूज़ क्यों नहीं चलाई, पर बस एक ही रिक्वेस्ट होती है कि जो भी आप पुटअप करते हैं उसमें एक तो कि अगर एक जो कहते हैं कि एक स्टैंड या जो भी एक वर्जन हमेशा कंसर्न्ड जो भी ऑफिसर है या कंसर्न जो भी हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं उससे ज़रूर ले लें उसका पॉइंट जो है। और दूसरी बात कि फैक्ट्स मतलब वो ना हो, कई बार फैक्ट्स थोड़े गड़बड़ हो जाते हैं, नहीं तो बाकी की चीज़ें हमेशा आप लोगों का सहयोग रहा है। हमेशा आप लोगों के सहयोग से ही हम लोगों ने आगे बहुत सारी चीज़ों में सुधार भी किया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसा आप पहले पिछले ज़िलाधिकारियों को सहयोग देते आए हैं या पिछला एडमिनिस्ट्रेशन को सहयोग देते आए हैं, मुझे लगता है कि मुझे भी वो सहयोग आपके द्वारा मिलेगा। तो इसी के साथ मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ। बाकी आप लोग अगर किया जा रहा है कि एक स्थलीय निरीक्षण, कोई भी अधिकारी या कर्मचारी कोई जा रहा है या नहीं जा रहा और उसका फीडबैक, तो ये सबको बोला गया है कि रजिस्टर्स मेंटेन करें। मैं अगले महीने से रोस्टर्स जारी करूंगा डिपार्टमेंट्स के कि उनको एक टाइम पे अपने अपने रजिस्टर्स लेके आके चेक करवाने और किसमें उन्होंने क्या बात की है, उनको ये डायरेक्शंस इस टाइप से और भी चीज़ों को दिए गए हैं। इसके अलावा एक बेसिक डैशबोर्ड और जो हमारी स्कीम्स हैं उसकी हम लोगों ने समीक्षा की है। ज़्यादातर चीज़ों में गाज़ियाबाद का, मैं ये नहीं बोल रहा कि बिल्कुल टॉप में है, पर चीज़ें एवरेज से बेटर हैं। लॉट ऑफ स्कीम्स हैं जिनमें अभी स्कोप्स हैं कि आपके जैसे अभी भी स्कॉलरशिप का पोर्टल थोड़ा लेट खुला है, अभी स्कॉलरशिप्स को भरवाया जा रहा है, तो उसमें अभी थोड़ा और काम करने की ज़रूरत है। बीइंग अ अर्बन एरिया, थोड़ी सामूहिक विवाह योजना को लेके थोड़ा सा उतना फिगर नहीं था। आपके आवास जितने हैं, प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना में जो मुझे बताया गया कि कुछ GDA की तरफ से भी बनने थे, वो थोड़ा सा उसको देखने की ज़रूरत है। इसके अलावा रेवेन्यू में कोर्ट केसेस हैं कुछ, उन सब चीज़ों पे थोड़ा सा जो उसमें डैशबोर्ड में मुझे दिखा, प्लस आपके जो आवास हस्तांतरण होने हैं, प्लस नक्शे पास होने हैं, चाहे वो आवास विकास में हो चाहे GDA में हो, उनमें कितने टाइम में हो रहे हैं, क्या पेंडेंसी हो रही है उस चीज़ को। थोड़ी मंडी का जब से हमारा थोड़ा हमने उसको कम किया है तो उसकी आय में जो थोड़ा सा कमी आई है, वो चीज़ें वसूली को लेके या जो कर करत्तर की चीज़ों को लेके हैं उसमें भी थोड़ा सा और कैसे पुश किया जा सकता है और रेवेन्यू को और कैसे इंक्रीज़ किया जा सकता है। इन सब चीज़ों पे आपके जितने भी निर्माण कार्य हैं और जितने भी चाहे भवन हो चाहे रोड हो,
वो भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स यहाँ पे हैं, उनको भी टाइमली पुश करके जल्दी से जल्दी हम लोग कैसे करवा सकते हैं वो सारी चीज़ें। तो ये मोटी मोटी चीज़ें हैं जिनमें स्कोप भी हैं, बाकी रूटीन के वर्क्स भी चल रहे हैं, पर वो मोर और लेस ठीक है, उनमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। उनको निर्देश दिए गए हैं कि टाइमली उन सब चीज़ों को करें। प्लस आपका फिनेंशियल ईयर एंड पे है, बजट रिलीज़, बजट कौन सा आ सकता है, टाइमली ख़त्म करना, टाइमली उसका यूटिलाइजेशन करना, ये सब चीज़ों पे अधिकारी को बोला है कि ध्यान दें, क्योंकि अब और जो नए टेंडर्स करने हैं वो भी टाइमली कर लें। हम उस चीज़ में भी कई बार डिले कर देते हैं। तो ये मोटी मोटी चीज़ें हैं और कुछ डायरेक्शंस हैं जो आज सभी अधिकारियों को दिए गए थे। प्लस एक 26 जनवरी जैसे हमारे आ रहा है, 23 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है। उस 23 तारीख को शासन के द्वारा भी निर्देश दिए गए हैं कि लोगों को जागरूक करके और ट्रैफिक को लेके, स्पेशली सड़क दुर्घटना हमारे काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं। और आपको भी जैसे पता है एनसीआर एरिया में रोड नेटवर्क और बहुत बेटर होने की वजह से वो एक्सीडेंट्स का डेथ टोल भी बढ़ा है। तो उसको लेके काफ़ी लोगों को जागरूक किया जाए, हेलमेट, सीट बेल्ट और इन सब चीज़ों के लिए। तो एक मानव श्रृंखला बनाने के लिए भी बोला गया है, तो उसको भी हम 23 तारीख को प्लान कर रहे हैं। 24 तारीख को आपके यूपी दिवस है, उस दिन भी प्रोग्राम्स जो हम हिंदी भवन में ही करवाएंगे, तो उसकी भी एक अलग से सूचना हम प्रेस विज्ञप्ति जारी कर देंगे कि कौन आएगा, कैसे उस प्रोग्राम को करवाएंगे। 25 तारीख को आपके पर्यटन दिवस है, उस दिन के लिए भी हम सोच रहे हैं क्या करवा सकते हैं और वो भी हम आपको सूचित करेंगे। मतदाता दिवस भी है उस दिन, तो सभी तहसील में और कलेक्ट्रेट में बोला गया प्रोग्राम होगा। जितने भी हमारे नए मतदाता जुड़े हैं 18 साल के, उन लोगों को भी हम कोशिश करेंगे कि बुला के उनके जो भी वोटर आईडी कार्ड्स हैं उसको दें और मतदाता जागरूकता को लेके कुछ प्रोग्राम्स हम उस दिन करवाएं। मैं 1 मिनट। और 26 तारीख को गणतंत्र दिवस है आपके, तो उसके लिए भी जो रूटीन में डायरेक्शंस होते हैं वो सभी दिए गए हैं। आपके जस्ट आने से पहले वो बैठक थी, तो ये सब चीज़ें आज मीटिंग में और मोटे मोटे डायरेक्शंस दिए हैं। फिर जैसे जैसे आगे चीज़ें पता चलती रहेंगी हम आप लोगों से शेयर करते रहेंगे। डिटेल में रिव्यू करके ऑलरेडी जहाँ पे क्रिटिकल ब्लॉक्स हैं वहाँ पे अटल भूजल योजना लागू है। जैसे मैं पिछले ज़िले में था तो मेरठ में 2 ब्लॉक्स थे जिनमें काम भी किया गया और भूजल का स्तर सुधरा भी। तो मैं यहाँ पे देख लूँगा और जो भी कोशिश होगी, और जैसा मैं मंडल में था तो मुझे बताया गया, और जैसे अभिनव भी हैं और पहले भी हैं, तो कई कंपनीज से बात करके CSR के थ्रू भी यहाँ अच्छा तालाबों पे वर्क हुआ है, अच्छा वाटर रिचार्जिंग को लिया है। पर यह है कि अर्बन एरिया में सभी जगह पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं क्योंकि हम एक्सेसिव यूज़ ऑफ वाटर का। और मैं इसलिए आपको बताना चाहूँगा कि आप तो गाज़ियाबाद में हो, मैं उस जगह से आता हूँ जहाँ पे पानी हमने अपने बचपन से देखा निकलता था, पानी है नहीं, खेती होती नहीं है। हमने वो टाइम भी देखा जब सब घरों में बोरिंग थी। आज बोरिंग नहीं होती है अब जयपुर में। अब आपको सुबह 1 घंटा पानी आता है, शाम को आता है, उसके अलावा बोरिंग अलाउड नहीं है किसी भी लेवल पे किसी भी चीज़ की। तो ये अगर हम सही टाइम पे सचेत नहीं होंगे तो फिर ये आने वाले टाइम में हमें भी ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। तो पूरी कोशिश करेंगे, जो आपने पॉइंट बोला भी है मैंने नोट किया, हम इस पर आगे क्या काम करेंगे मैं फिर आप लोगों से शेयर करूँगा। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि कोई भी व्यक्ति जो बिना डिग्री के है या उसको जो प्रैक्टिस करना जो अलाउड नहीं है उसे नहीं करनी है, और ये एक तरीके से पनिशेबल ऑफेंस है। मीनवाइल हमें ये भी चीज़ें देखनी है कि कैसे लोगों को इंटीग्रेट करके हम कैसे फैसिलिटीज़ को अपग्रेड कर सकते हैं, कैसे लोगों को वो कर सकते हैं। और इन्फोर्समेंट के नाम पे कल को ये ना हो कि हम किसी चीज़ को ऐसी चीज़ को बढ़ावा दें जिसमें अननेसेसरी का हैरेसमेंट किसी पब्लिक का या किसी भी आदमी का हम करने लगें। पर जो है ये सभी अर्बन एरियाज़ में जहाँ पे भी है कई डॉक्टर्स, कई लोग हैं जिनके पास वो निर्धारित डिग्री नहीं है। तो मैं CMO साहब से बात करके इसमें आगे जो कार्रवाई करनी है फिर आप लोग को नहीं। मैं बता दूं, मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति कहीं का भी अगर जिलाधिकारी कार्यालय में आएगा तो ये जिलाधिकारी की जिम्मेदारी बनती है कि उस विभाग से समन्वय स्थापित करके उसका काम करवाने की कोशिश करे, चाहे वो कोई भी विभाग हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, किसी भी स्तर का हो। मैं ये नहीं बोल रहा कि सिर्फ जनपद में हो, शासन में बात करनी है तो शासन में बात करें, दूसरे ज़िले में भी बात करनी है तो दूसरे ज़िले में बात करें। तो मुझे लगता है कि देखिए हर डिपार्टमेंट कमिश्नरेट सिस्टम आने के बाद कुछ डिपार्टमेंट के कुछ दायित्व कहीं से निकाल के किसी और को दे दिए, पर बात यह कि तब भी वो दायित्व तो हैं ही अभी भी। आज मेरे पास DSO ऑफिस से भी कोई आएगा तो मैं DSO साहब से भी बोलूँगा, अगर कोई ऐसा मैटर आएगा जो पुलिस से रिलेटेड है तो मैं उनसे भी बोलूँगा। तो मुझे लगता है कि ये ऐसा कोई नहीं है कि आप वहाँ पे जाइए और यहाँ से नहीं होगा, ऐसा कोई नहीं है। हम संबंधित डिपार्टमेंट्स को ज़रूर रूट करेंगे
पर कोशिश करेंगे कि हमेशा दरवाजे खुले हुए हैं हर व्यक्ति के लिए, वो आए, हम समन्वय स्थापित करके वो किसी भी लेवल पे कार्य करवाना होगा उसको करवाएंगे। एनजीटी ने काफ़ी टाइम से टेकअप कर रखा है और मेरे ख्याल से रेगुलर लेवल पे उस चीज़ को मॉनिटर किया जाता है। मेरठ भी में भी हिंडन थी, इसलिए मुझे पता है, और मुख्य सचिव महोदय के लेवल पे वो कमेटी बनी है और उसका रेगुलर वो होता है और कई काम किए भी हैं, ऐसा नहीं है। बट प्रॉब्लम है जिस टाइप का, जिस एरियाज से गुजर रही हैं, जिस एरियाज़ में आ रही हैं, जितना अर्बनाइजेशन हो गया उसकी वजह से कई प्रॉब्लम्स है। फिर भी काफ़ी सुधार हुआ है, चाहे बीओडी लेवल्स में हो, चाहे बाकी की चीज़ें एसटीपी सेटअप करने में हो। और फिर अब यहाँ की स्थिति देख के आगे इस पर कैसे रणनीति बनानी है, मैं उस पर भी विचार किया। ज़्यादा या कहीं कम हो सकती है, पर कुछ स्कूल्स जहाँ पे जिसे हम बोलते हैं गली मोहल्ले में मशरूम ग्रोथ, और ये खुल गई। और हमारा भी दुर्भाग्य रहा किसी टाइम पे पहले कि उसमें फ़ीस भी है, उसमें वो सुविधा भी नहीं है, उस कैलिबर के टीचर्स भी नहीं है, फिर भी बच्चे वहाँ पढ़ने जा रहे हैं। पर मेरे को लगता है कि पिछले कई सालों से सरकारी स्कूलों पे बहुत वर्क हुआ, चाहे ऑपरेशन कायाकल्प को लेके हो। अर्बन में थोड़ा चैलेंज रहा क्योंकि नगर निगम और जीडीए से पैसा मोबिलाइज करके लेना पड़ा, पर रूरल एरियाज़ में पंचायती राज विभाग से स्कूल सही किए गए मेरी। और कई बार ट्राई भी किया गया, तो नॉर्मली पब्लिक इससे जुड़ी रहती है, इसलिए बच्चों के कोई मिड सेशन में भी करना चाहे तो लोग थोड़ा सा वो आके बीएसए के पास आते हैं। पर मैं पूरी कोशिश करेंगे कि जो भी स्कूल्स हैं जिनके पास रिक्वायर्ड एफिलिएशन नहीं है और जो भी नहीं है तो उन पर इन्फोर्समेंट करके बीएसए को निर्देशित किया जाएगा कि कार्रवाई की जाए।